हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कैसी चल रही है आप लोग प्रिपरेशन। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है, अप्रॉक्स 1 मंथ और रह गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी ब्रशअप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो आप पढ़े हैं क्लास 12th में, बेसिकली उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आता। सिंपली एक जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे मैथ्स वगैरह के थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी बहुत इजी है, उसके भी सेशन बहुत जल्द होंगे आपके। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के पार्ट 2 सेशन में। पार्ट 1 सेशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जिसने जिसने सेशन वो नहीं देखा है, एक बार ज़रूर से विजिट करके देखिए। मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? Choose the most appropriate option to change the following sentence into the passive voice। यहाँ पे क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव में, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करिए। 10 सेकेंड्स का समय मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। चलिए पहले आप ये बताइए, इसमें मैं आपका रिविजन करा देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब लोग बताएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैंडेड हर अ चेक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हमारा क्या है यहाँ पे? ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब क्या होगा? तो वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है? हैंडेड। उसने वो ही हैंडेड हर अ चेक। ठीक है, तो हैंडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा ये हर अ चेक हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा टेंस दिया हुआ है? ये हमारा पास्ट टेंस में दिया हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो हर अ चेक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे कैसे? एक सिंगुलर है तो शी वॉज हैंडेड अ चेक, प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम। ठीक है, इज दैट क्लियर? जिसको जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो एक्टिव पैसिव वॉइस में, उसके लिए मैंने सेशंस ऑलरेडी लिए हुए। बहुत ही छोटे छोटे सेशन है, 20-20 मिनट्स के 3 to 4 पार्ट्स में सेशंस बने हुए हैं। ठीक है, उसमें आपका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो जिसने जिसने वो नहीं देखा है, एक बार ज़रूर से देख लें, जिससे कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, एक एक्टिव पैसिव से आएगा और एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आना ही आना, ये श्योर है। ठीक है, तो ये दोनों सेशन मैंने लिए हुए हैं। एक बार ज़रूर से आप लोग जाके वहाँ पे विजिट करके सेशन को ज़रूर से एक बार देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है इन डायरेक्ट स्पीच में, उसको आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेंटेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर दैट दे वुड गो टू द फेयर विद देयर अंकल। चिल्ड्रन ने बोला मदर से कि वो लोग जाएंगे फेयर में, एक मेले में, अंकल के साथ उनके। ठीक है, अब उसको आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मैंने पहले ही बताया था कि उसमें कॉमा लगा होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर, द चिल्ड्रन टोल्ड की जगह यहाँ पे हो जाएगा द चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर। ठीक है, दैट यहाँ पे कनेक्टर यूज हुआ है। अब इसको जो हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से दैट को हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? दैट को यहाँ पे हम लोग रिमूव करके यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। दे का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर वुड का क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गो टू द फेयर विद देयर अंकल, यानी आर अंकल। बस हो गया, फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। जैसे हम लोग विल का वुड बनाते हैं, उसी तरह अपोजिट हो जाएगा, वुड का विल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हुआ? यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आपको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक लॉजिकल, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ वो बन सके। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से सोच के इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ।
चलिए बताइए जल्दी से आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है इसको पहचानने का, कोई भी सेंटेंस बट से तो स्टार्ट होगा नहीं, दैट से भी स्टार्ट नहीं होगा, ऑफ से भी नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है आई से स्टार्ट होगा, आई हैड। ठीक है, जैसे सेंटेंस हमारी समझ में ना आए तो एक ट्रिक है इसको करने का। ठीक है, जैसे आई से ही स्टार्ट होगा, दैट वॉकिंग एग्रीवेट्स नी पेन, कुछ ऐसा सेंटेंस तो बनेगा नहीं। ऑब्वियसली बात है आई से स्टार्ट होगा, तो अब आप ढूंढिए ऑप्शन इसमें डी। ये सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, जो आपके ऑप्शंस उसमें मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे डी कहाँ दिया हुआ है, डी आपका सिर्फ यहीं पे मेंशन है। यहाँ देखिए बी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, सिर्फ डी होगा। तो देखिए सिंपल, आई हैड रिजाइन माई सेल्फ टू सिटिंग एट होम एज्यूमिंग दैट वॉकिंग एग्रीवेट्स knee pain, but it was a great relief to find out that 9 minutes of brisk walk is beneficial for alleviating the condition। हो गया, ठीक है ना। सेंटेंस अगर समझ में ना भी आए तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको पहचानने का। ठीक है, कोई भी सेंटेंस यहाँ से ना ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, ना दैट से, ना बट से, बस सेंटेंस आप लोग रीड कर लीजिए, फिर उससे आपको ऑब्वियसली बस समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप लोग कहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। अब जैसे यहाँ से डी से ही स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ देखिए डी एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको पहचानने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। चलिए अब बताइए कौन सा इसमें मीनिंगफुल, मतलब जो अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ है इसकी आपको मीनिंग यहाँ पे बतानी है। आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। ठीक है, तो हेल्ड की यहाँ पे मीनिंग क्या होगी ये आपको यहाँ पे बताना है, बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आई अक्लेम्ड विथ दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आई अक्लेम दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ईडियम्स आपके दिए हुए हैं और उसकी मीनिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको ईडियम से मीनिंग जो उसकी बन रही है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यही करना है। अब जल्दी से इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि मतलब एनी हाउ वो काम मुझे करना ही करना है। ठीक है ना, कहते हैं नहीं बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, बाय फेयर मीन्स और फॉल। ठीक है ना, तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। देखिए अब ए का थर्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम का यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ईडियम जस्ट एट दी कोई चीज राइट मूवमेंट पे हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे देखिए बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सिटिंग ऑन दी फेंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिटिंग ऑन दी फेंस का ये एक ईडियम है, हेजिटेटिंग टू चूज अ साइड। ठीक है ना, कोई चीज हेजिटेट मतलब हिचकिचाना चूज करने में, तो उसको कहते हैं सिटिंग ऑन दी फेंस। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका ये है, सी का यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। फिर डी का लास्ट जो बचा, एन एक्स चिल्ड्रेन अ पर्सन इंटरेस्ट टू सर्व। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आंसर नंबर यहाँ पे आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th वाले में यहाँ पे भी आपको मैच करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसकी मीनिंग पता होगी तो ही यहाँ पे आप अपोजिट बता पाएंगे। चलिए अब बताइए क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइज। तो जनरलाइज मीन्स होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन। क्या होता है इसका मतलब, टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मीन्स क्या होता है, किसी चीज का अनुपालन करना। क्या करना, अनुपालन करना। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, इनोसेंट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर। इनोसेंट का क्या होता है, मासूम, जो मासूम लोग होते हैं, है ना। फिर फॉरगिवनेस का क्या होता है, फॉरगिवनेस का होता है माफी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब इसका आप लोग अपोजिट बताइए क्या होगा। चलिए ट्राई करिए आप लोग।
जनरलाइज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशल। टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कोई चीज़ स्पेशल है, यानी हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, कोई ओपिनियन बनाना। तो यहाँ ओपिनियन तो होगा नहीं, इसका अपोजिट बताना है, स्पेशल हो जाएगा। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए दो जगह पे है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस से क्या होता है, अनुपालन करना। तो अपोजिट क्या, डिसओबीडियंस। ठीक है। फिर इसके बाद इनोसेंट। इनोसेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए। इनोसेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल्टी। फिर इसके बाद फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस से क्या हो जाएगा, रिटेलिएशन। ठीक है। इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम। फिर उसका अपोजिट गिल्टी हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट है आपका। द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब आप लोग यहाँ पे फिर से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अब ट्राई करता हूँ मैं भी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इट ऑल्सो लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक अवे एंड द इंडिविजुअल्स राइट्स। द फ्रीडम एक्सटेंड्स टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, एक्सेट्रा. Freedom of speech is necessary because it promotes a free flow of ideas, and a free flow of ideas is essential for democracy. However, free speech is restricted in several cases. ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि सबको लग रहा होगा दिस से भी स्टार्ट हो सकता है, इट से भी स्टार्ट हो सकता है, फ्रीडम से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं डी और ई वाला सेंटेंस आपका नहीं रहेगा। तो डी ई फर्स्ट में अभी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नेसेसरी। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरत है। क्यों, बिकॉज इट प्रमोट्स अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो सबसे पहला कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सी होना चाहिए। ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद एंड अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। देखिए अब यहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। एंड अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ठीक है। तो सी और डी देख लेते हैं कहाँ पे। देखिए सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, लेकिन सी और डी सिर्फ यहीं पे है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। एंड अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. दिस फ्रीडम एक्सटेंड्स टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, एक्सेट्रा. फिर क्या है यहाँ पे, इट ऑल्सो लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक अवे द इंडिविजुअल राइट्स. फिर हाउएवर फ्री स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड इन सेवरल केसेस. बस हो गया। आप लोगों को क्या इतना आसान है, देखिए पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी और डी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बस यही आंसर है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको ये चार जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, यहाँ पे आपको बताना है। अब आप लोग जल्दी से बताइए क्या होता है। हैरेसमेंट का मतलब आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। इसको इसकी मीनिंग बताएंगे तो मुझे ज़रूरत है नहीं, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आजकल न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते ही होंगे कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है ना। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। स्पेलिंग आपको बतानी है। HARASMENT होता है, या HARASSMENT होता है, या HARRASSMENT होता है, या HARRASMENT होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा HARASSMENT। ठीक है, हैरेसमेंट। ठीक, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एनिमल्स आर सच डैश फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चंस एंड पास नो क्रिटिसिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो यहाँ पे आपको लगाना है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। यूजफुल होगा, सोशल होगा, ह्यूमन होगा, या एग्रीएबल होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चन एंड पास नो क्रिटिसिज्म। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे एग्रीएबल का मतलब क्या होता है। एग्रीएबल मतलब होता है एक्सेप्टेबल फ्रेंड्स। ठीक है ना। मतलब कि किसी तरह के का कोई भी आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि इन लोग को एक्सेप्ट किया जा सकता है एज ए फ्रेंड की तरह। ये किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करते, ना ही किसी तरह कोई क्रिटिसिज्म पास करते हैं, है ना। ये बहुत ही एक फ्रेंडली नेचर के एनिमल्स होते हैं। तो कहते हैं ना सहमत या एक्सेप्टेबल। तो एग्रीएबल मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूरोक्रेट वॉज डैश फॉर हिज रोल इन दिस स्कैम। अब यहाँ पे भी आपको एक मोस्ट सुटेबल वर्ड यहाँ पे यूज करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। The insisted, criticize, indicated या indicted। The bureaucrat was dashed for his role in this scam। स्कैम मतलब कोई किसी तरह का उसने क्राइम किया होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, ऑफिशियली किसी तरह का क्राइम चार्ज किया गया होगा। तो क्या होगी इसकी मीनिंग, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका मतलब हो जाता है इंडिक्टेड, ठीक है ना, ये इंडिकेटेड, ये आंसर इसका होगा, ठीक है। तो इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, टू ऑफिशियली charge somebody with a crime, ठीक है। reinsisted क्या होता है, किसी चीज को दोबारा से स्टैब्लिश करना, ठीक है, टू पुट बैक और स्टैब्लिश अगेन, ठीक है। चलिए समझ में आया आप लोग को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में अनसीन पैसेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, अनसीन पैसेज नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से पैसेज करना है आप लोग को कम समय में, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी आईडी आप लोग को ये रहेगी, अकेडमी इंग्लिश बाबा के नाम से आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसमें अकेडमी बाबा का लोगो लगा होगा, वही उस चैनल है अकेडमी इंग्लिश बाबा का, ठीक है। किसी तरीके की कोई PDF चाहिए होगी आप लोग को अगर, या हैंड रिटन नोट्स चाहिए ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे कि अब ग्रामर तो चलेगी, लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम लोग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कि इंग्लिश के पार्ट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सारे क्लासेस की यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है ना। तो सबकी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।